गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पीयूष चौधरी आपका फिर से एक बार फिर जैकपॉट कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो हम एक सीरीज शुरू किए थे इतिहास की, और उस इतिहास की सीरीज को ही हम आगे बढ़ाते हुए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। कल की क्लास के अंदर हमने चर्चा की थी कि इतिहास शब्द का मतलब क्या है और विश्व के इतिहास के जनक कौन है, भारत के इतिहास के जनक कौन है और राजस्थान के इतिहास के जनक कौन है। जितना भी अपन ने कल पढ़ा था उसका 2 मिनट में अपन फटाफट एक बार देख लेते हैं कि हमने कहा था कि विश्व के इतिहास का जनक कौन था? हेरोडोटस। भारत के इतिहास का जनक महर्षि वेदव्यास। और राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड। अच्छा, इसके अलावा अपन ने कर्नल जेम्स टोड के जन्म के बारे में, इनकी पुस्तकों के बारे में पढ़ा था। इन्होंने मुख्य रूप से 2 बुकें लिखी थी। एक बुक इनके मृत्यु के बाद में प्रकाशित की गई थी और एक बुक इनके दोनों भाग हमारे इनके जीवित अवस्था में उनको ही प्रकाशित कर दिया गया था। अब अगर मैं आज की बात करूं, आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे प्राचीन राजस्थान। प्राचीन राजस्थान की अपन बात करने वाले हैं आज। और प्राचीन राजस्थान में भी अपन बात करेंगे सभ्यताओं की। प्राचीन राजस्थान में हम बात करेंगे सभ्यताएं, सभ्यता कह दूं या फिर पूरा स्थल कह दें, पूरा स्थल, पूरा स्थल। देखो, हमारे जो इतिहास के बारे में हम जब पढ़ते हैं, जानते हैं, तो कल मैंने आपको बताया था कि इतिहास वही माना जाता है जिसके साक्ष्य मौजूद हो। और हमारे पूर्वज कैसे थे, क्या थे, इसका पता हमें किससे पता लगेगा? इन सभ्यताओं, जो कोई हमारे हमसे पहले भी एक मानव प्रजाति की एक नस्ल पहले रहकर नष्ट हो चुकी है, इसका हमें पता कैसे चलता है? साक्ष्यों से। और जो साक्ष्य है, वो जो साक्ष्य है उनके बारे में अपन जानेंगे कि वो क्या क्या हमें साक्ष्य मिले जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि वो सभ्यता इतनी विकसित थी या इतनी विकसित नहीं थी। तो अगर मैं इनको काल क्रम के अनुसार इनको डिवाइड करूं, अगर मैं इनको काल क्रम के अनुसार इनका विभाजन करूं, तो अपन सभ्यताओं को कुछ काल क्रम के आधार पर अपन विभाजित कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, सबसे पहले पाषाण युगीन पाषाण युगीन स्थल, यानी जब मानव केवल और केवल भाटे फेंकता था इधर उधर, पत्थरों से औजार बनाता था, पत्थरों से अपना जीवन यापन करता था, तो यानी पाषाण युगीन स्थल। या फिर दूसरा, अपन एक बार इनके क्रम को पूरा लिख लेते हैं। पाषाण युगीन स्थल की बात अपन ने कर ली। इसके बाद में आगे ताम्र युगीन,
तीसरा काश्य युगीन स्थल। चौथा लोहकालीन स्थल। और पांचवा जो इसका डिवाइडेशन है, पांचवा जो इसको अपन विभाजित कर सकते हैं, जनपद कालीन स्थल। थोड़ा अपन इनको समझ लेते हैं। डेटा देखो, अपन सब जगहों पर ये आपको उपलब्ध रहता है, लेकिन थोड़ा इसकी अगर हमें जानकारी होगी तो थोड़ा समझने में हमें बहुत आसानी रहेगी। मैंने कहा सभ्यताओं को पढ़ने का जो आधार है, जिस आधार पर मैं स्वयं पढ़ता हूँ या जिस आधार पर सभ्यताओं को बेस्ट तरीके से पढ़ा जा सकता है, वो यही है कि हम उसको युगों के आधार पर, अब कोई कोई कहीं से शुरू कर रहे हैं, कोई कालीबंगा पढ़ा रहे हैं, कभी क्या पढ़ा रहे हैं, कभी आहड़ पढ़ा रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या है कि बच्चों को ये नहीं समझ में बैठता कि एक क्रम उनका नहीं बैठ पाता है। तो मैं जिस क्रम की बात करता हूँ वो बिल्कुल आराम से, सरलता से आपको समझ में आ जाएगा, और हमें साथ में उनके युगों का भी ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि कौन से युग की सभ्यता है। कई बार छोटे क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है, सभ्यताओं का नाम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि निम्न में से पाषाण युगीन सभ्यता कौन सी है, पाषाण युगीन स्थल कौन सा है, तो हमें फिर उनको अलग से पढ़ना पड़ता है। ऐसी कंडीशन के लिए हम इनको 5 भागों में हमने डिवाइड कर दिया। पहला जिसे हमने कहा पाषाण युगीन स्थल। अच्छा देखो, ये जो पाषाण युगीन स्थलों से भी हमें कुछ ऐसे स्थल हैं जिनसे हमें, हाँ, जब मानव जाति का एक तरीके से उद विकास हुआ था, जब उसने जीवन जीना शुरू किया था, तो उसने सबसे पहले अपने, जब अपन पढ़ते हैं इतिहास को, तो सबसे पहले मानव ने पत्थर को अपना साथी बनाया था। ऐसे ही लगता है कैसे, मान लो कि किसी दिन कोई आदि मानव जा रहा था और जाते जाते रास्ते में कहीं लगी ठोकर गिर गया, उसके दांत वांत टूट गए, पता लगा दिया ये जोरदार चीज है। या फिर ऐसे किसी दिन बैठे बैठे देखो, अगर आप किसी नदी या किसी पथरीली जगह के ऊपर अगर कभी जाके बैठे हो और अगर आपके पास में कोई काम नहीं है, तो आप ईमानदारी से ट्राई करके देख लेना, आप बैठे बैठे कुछ क्या करोगे, बस भाटे फेंकोगे इधर उधर, ये बाटा फेंक दिया, वो बाटा फेंक दिया, इधर उधर। तो आदि मानव भी फ्री था, उसको कौन सी पढ़ाई की टेंशन थी। अभी अपने को पटवार की टेंशन है, पुलिस की टेंशन है, किसी को ऐसा ही बनना है, अपने और भी बहुत सारी वैकेंसियां हैं, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है। तो मानव, उस आदि मानव को तो कोई चिंता थी नहीं। अब जब उसको किसी चीज की चिंता थी नहीं, तो वो तो क्या करेगा, इधर उधर भटकता फिरेगा, इधर उधर कोई पत्थर फेंकेगा, कभी क्या करेगा, कभी क्या करेगा। तो उसने क्या किया, उस पहली कंडीशन में उसने समझ में आया उसको कि ये जो पत्थर है हमारे हाथ में, जो पाषाण है, जिसको अपन पाषाण करें, पाषाण मतलब पत्थर, इस जो पत्थर है, इस समय इतनी क्षमता है कि ये हमारी, मतलब किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है और हमारी सुरक्षा भी कर सकता है। किसी सामने वाले को फेंक के मारेंगे तो उसको नुकसान पहुंचाएगा, अगर हम अपनी सुरक्षा के लिए इसको यूज कर सकते हैं, अपने बचाव के लिए। तो मानव ने धीरे 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 पत्थरों से जुड़ना शुरू किया, और पत्थरों से जुड़, देखो पत्थरों से तो अभी भी जुड़ रखे हैं, लेकिन पत्थर से उन्होंने सर्वप्रथम जो जुड़ना शुरू किया वो इन्होंने पाषाण युग में हुआ। अच्छा, पहले गुफाओं में रहता था, तो वहां पर भी बैठे बैठे और मन नहीं लग रहा, जैसे बाहर कोई शेर आके बैठ गया, और आदि मानव क्या गुफा से बाहर क्या खाक निकले, तो बैठे बैठे कोई गुफा में कोई चित्रकारी कर दी, कुछ
तो वो गुहा चित्र वगैरह हमारे को साक्ष्य के रूप में मिलते हैं, कुछ पत्थर के औजार मिलते हैं। देखो, बनास, अगर मैं पाषाण युगीन स्थलों की बात करूं तो इस पाषाण युगीन स्थलों के अंदर बनास नदी का बहुत योगदान है। बनास के जो दोनों किनारे हैं, यहाँ पर पास आदि मानव ने डेफिनेटली यहाँ पर अपना जीवन यापन किया है, क्योंकि इसके बहुत सारे साक्ष्य हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अच्छा, ताम्र युगीन स्थलों की अगर मैं बात करूं, ताम्र युगीन स्थल, तो ये वो कंडीशन है जब मनुष्य ने इतना विकसित, अपने आप को इतना विकसित कर लिया कि वो तांबे के औजार, तांबे के बर्तन, भांडे बनाकर उनको काम में लेना सीख लिया उसने। तो ये ताम्र युगीन स्थल कहलाते हैं। फिर बात करते हैं कांस्य युगीन। देखो, कांस्य, कांसा, कांस्य युगीन की बात करूं, कांसा, जो कांसा होता है वो मिश्र धातु होता है। जो कांसा होता है वो मिश्र धातु होता है। यानी आप ऐसे समझ सकते हो कि मानव उस समय तक, जो मानव सभ्यता थी, वो इतनी विकसित हो चुकी थी, इतनी विकसित हो चुकी थी कि उसे ये पता लगने लग गया था कि हम दो या तीन धातुओं को आपस में मिलाकर एक नई धातु का खोज कर सके, उसका निर्माण कर सके। कांसा मिश्र धातु है, दो से तीन धातुओं से मिलकर आपके कांसा बनता है। लेकिन ये बहुत विकसित कंडीशन में पहुंच गए थे। बाद में उन्होंने लोहे का यूज भी करना शुरू किया, और जब उसने सारे के सारे, देखो, पहले तांबे के बनाते थे, सबसे पहले पत्थर के बनाए, फिर तांबे की खोज की तो सारे औजार वगैरह सब तांबे के बनाए। जब तांबे से भी बेस्ट चीज उनको मिल गई, कांसा, तो कांसे के उन्होंने बनाने लग गए। अब जब सारी चीजें कांसे की अगर यूज होने लग गई तो कांस्य युगीन की होगी। अच्छा, लोहकालीन स्थल, लोहकालीन स्थल, अब देखो, लोहे की से जब सारी वस्तुएं बढ़ाई जाने लगी तो वो लोहकालीन स्थल उस युग के नाम से जाने लगे। अच्छा, अगर अभी की बात करें, अगर हमारे से 10 साल पहले या 5 साल पहले की बात करें अपन, तो स्टील का बहुत ज्यादा प्रचलन है आजकल। तो अभी वाले युग को अपन स्टील या इस्पात युग कह सकते हैं। और आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि जिस हिसाब से प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ रहा है, तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि प्लास्टिक युग, जो प्लास्टिक युग हो जाएगा वो। क्योंकि जिस चीज को हम सबसे ज्यादा हाँ, जिस चीज को सबसे ज्यादा हम दैनिक जीवन में काम में ले रहे हैं, उसी प्रकार की चीजें तो अपने अवशेष में रहेगी। और मान लीजिए, अच्छा, स्थलों की बात है, क्योंकि किसी प्राकृतिक या किसी ऐसी दुर्घटनाओं के कारण वो विलुप्त हो गई वो संस्कृति। अच्छा, तो एक बार आप 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूँ, 1 मिनट के समय के अंदर आप एक बार इनको देख लीजिए, इनको उतार लीजिए, फिर इनको एक एक करके अपन जानेंगे, पढ़ेंगे। हाँ, अब देखिए, अपन अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। और सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पाषाण युगीन स्थल। सबसे पहले जो हम जिसके बारे में पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे पाषाण युगीन स्थल। पहले नंबर पे मैं लिख देता हूं, या फिर पाषाण कालीन। ठीक है, इसके अंदर ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं है, इतने ज्यादा साक्ष्य हमारे को मिले हुए नहीं है।
पाषाणकालीन स्थलों में 2 से 3 आपके स्थल है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर मैं बात करूं पहले आपके पाषाणकालीन स्थल की बात करूं मैं, तो सबसे पहले एक नाम आता है बागोर। बागोर, ये जो बागोर नाम का जो पाषाणकालीन पुरास्थल है, ये सबसे पहले इसके बारे में यही तो जानेंगे कि भाई ये कहाँ पर है, क्या है, इसकी जो सिस्टम है। अगर मैं बात करूं कि ये जो पुरातात्विक जो स्थल है वो कहाँ पर है, तो बात करेंगे ये पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। देखो, मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था कि बनास नदी इसका महत्वपूर्ण कारक है और भीलवाड़ा से भी होकर बनास नदी गुजरती है और उस भील जो बनास नदी की जो दोनों किनारे हैं वो पाषाण युग के सबसे महत्वपूर्ण स्थल रहे हैं। आज भी बनास नदी के जो पत्थर होते हैं उनमें आए दिन बहुत से ऐसी चीज देखने को मिलती है जो हमें पाषाण युग से जोड़ती है। तो मैंने बात कहा कहाँ से इसका संबंध है, भीलवाड़ा से। ठीक है, इसके अंदर जानकारी किस चीज की पर मिली है, जानकारी। तो अगर मैं जानकारी की अगर मैं बात करें तो इसके अंदर आपके कृषि औजार, और कृषि करने की कृषि औजार और कृषि करने की इसके अंदर से हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, पाषाण, देखो मैंने क्या कहा, पाषाण कालीन सभ्यताओं में अपन पढ़ रहे थे बागोर, वो बागोर कहाँ पर पड़ता है, भीलवाड़ा में है। अच्छा, यहाँ पर कृषि औजार, अच्छा कृषि औजार किसके, पाषाण से बने हुए हैं और कृषि करने की जानकारी हमें प्राप्त होती है कि मानव उस समय इतना विकसित हो चुका था कि उसने कृषि के औजार बना लिए थे और खेती बाड़ी करना उसने शुरू कर दिया था। ठीक है, वैसे ज्यादा क्लासेस ज्यादा लंबी हो जाती है तो इसके आगे की जो क्लास है वो अपन आगे नेक्स्ट पार्ट में अपन उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके बारे में अपन थोड़ी सी जानकारियां और ले लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में। अच्छा, मैंने कल एक और बात आपको बताई थी भीलवाड़ा के संबंध में। भीलवाड़ा का संबंध हमने इतिहास में कल किससे जोड़ा था, कर्नल जेम्स टोड के साथ। और भीलवाड़ा से ही एक संबंध अपन ने देखा था यति ज्ञानचंद्र का। अच्छा, अपन ने ये भी देखा था कि यति ज्ञानचंद्र कौन थे। देखो, वैसे तो ये जो यति शब्द अगर किसी के भी आगे जुड़ जाता है तो उसका सीधा सीधा संबंध किससे निकल जाता है, जैन धर्म से हो जाता है। उसका सीधा सीधा धर्म किससे हो जाता है, जैन धर्म से हो जाता है। यानी कर्नल जेम्स टोड के जो गुरु थे उनका संबंध किससे था, उनका संबंध था कर्नल जेम्स
कर्नल जेम्स टोड के जो गुरु थे उनका सीधा संबंध था जैन धर्म से। और जैन धर्म भारत के सबसे प्राचीनतम धर्मों में से एक है। भारत के जो सबसे प्राचीन धर्म है उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट धर्मों में से जैन धर्म। लेकिन देखो, अगर आप कर्नल जेम्स टोड की किताबें पढ़ोगे, कर्नल जेम्स टोड की कोई भी किताब पढ़ोगे आप, तो इस अपनी बुकों के अंदर कर्नल जेम्स टोड ने क्या बताया है? कर्नल जेम्स टोड ने बताया है कि जो जैन धर्म है ये कौन से धर्म से निकला है? बौद्ध धर्म से निकला है। जैन धर्म है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? बौद्ध धर्म से हुई है। जबकि जिस धर्म से वो संबंधित था, जिस चीज से वो संबंधित था, उसकी भी कई सारी जानकारी उसने है गलत लिखी है। अच्छा, बहुत सारी चीजें इसने अपने जब इतिहास लिखे थे तो अगर हम देखें, अच्छा देखो, इसने बहुत अच्छा कार्य भी किया था, लेकिन कुछ हाँ कमियां इसने अपने इतिहास में लिखने में रख भी दी थी। जैसे क्या कमी रख दी? जैसे अपने इसके बारे में बात करें तो कर्नल जेम्स टोड ने लिख दिया कि भाई हाँ, जो मीरा है ना, मीरा, उसको बोल दिया कि कुंभा की पत्नी है। कुंभा की क्या है? पत्नी है। ऐसा इसने अपनी बुक में लिख दिया। अब जबकि कुंभा मीरा से बहुत पहले हो चुका था। आपको पता है मीरा जो महाराणा सांगा थे उनकी पुत्र वधू थी, लेकिन इसने जो मन में आया वो लिख दिया, किसने बोल दिया वो लगा दिया। इसके अलावा एक और गलत जानकारी जिसको मैं कहता हूं जो इसने अपनी बुक में लिखी है, वो कि जैसे हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, अच्छा हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? अच्छा, पहली बात, किस किस के मध्य हुआ था? तो इसने कह दिया कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसमें जो अकबर की तरफ से जो सेनापति भेजे गए थे उसमें मुख्य सेनापति था सलीम। और अगर हम इतिहास के पन्ने पढ़े, चेक करें ढंग से, तो हमें पता लगता है कि अकबर, सलीम तो अकबर का बेटा था। और उस समय, जिस समय हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उस समय महज इसकी आयु 7 से 8 वर्ष थी। और इतनी कम आयु का बच्चा किस तरीके से इतने बड़े युद्ध का हाँ सेनापति हो सकता है? सलीम का आयु सलीम की अगर अगर मैं बात करूं इस मैटर में, तो अपन ये जरूर कह सकते हैं कि अकबर को शेख सलीम शाह चिश्ती की कृपा से उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी 1569 के अंदर। और उस पुत्र का नाम उसने सलीम रखा था। लेकिन चूंकि जो कुछ बातें ऐसी थी, जो ऐसा जो बोल दिया ना टोड को कि भाई ऐसे सुनी सुनाई बातों के आधार पे भी बहुत सारी चीजें अपने इतिहास में उसने मिक्स कर दी थी। यानी 200-300 साल, कभी कभी तो ऐसा हुआ कि 200-300 साल को इधर उधर पलटी मार दी। तो ये कर्नल जेम्स टोड के हाँ कुछ जो इतिहास की जो कुछ कमियां थी वो है। अच्छा, कर्नल जेम्स टोड की जो बुकें थी ना, उसका जो प्रथम भाग था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस बुक का जो हिंदी रूपांतरण था, या मैं कहूं हिंदी अनुवाद,
वो किसने किया था? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। जो डॉक्टर ओझा थे, उन्होंने जो भी कर्नल जेम्स टोड ने जो किताबें लिखी थी उसका हिंदी रूपांतरण किया था। देखो, हाँ, घटनाक्रम, जो भी इतिहास का घटनाक्रम था, पूरा का पूरा अपना पूरा का पूरा इतिहास है अंग्रेजी में लिखा पड़ा था। हमें क्या पता कि भाई इतिहास में क्या अपने बारे में, तो उस अंग्रेज ने क्या लिखा है, कर्नल जेम्स टोड ने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा, ये हमें कहाँ से पता लगता? हमें पता इसका कहाँ से लगता है, जब ये घटनाक्रम, ये जो किताबें प्रकाशित हुई थी लंदन से, वो कहाँ पहुंच गई? कोलकाता। और जब कोलकाता के लोग, क्योंकि वहाँ अंग्रेज रहते थे और अंग्रेजों की वजह से वहाँ अंग्रेजी शिक्षा, हाँ, प्रचलित थी, तो जब कोलकाता के यानी पश्चिम बंगाल के लोग राजस्थान के राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, और जब राजस्थान के राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, तब उनके मन में उत्कंठा जागृत हो जाती है, बोले यार इतने जोरदार लोग कहाँ के थे। और जब उनको पता लगा कि अपने ही पास में एक जगह है, एक राज्य पड़ता है, उस जगह के थे, तो उधर से लोग भ्रमण करने के लिए एक तरीके से दर्शनीय स्थल के रूप में कहाँ आने लगे? राजस्थान आने लगे। और जब राजस्थान में बड़ी तादाद में बाहर से लोग आने लगे, यहाँ के राजाओं के बारे में बात करने लगे, तब जाके हमारे अपने वालों को शुद्ध बैठी रहे भाई, अपने बारे में इतनी अच्छी बातें कौन लिख दिया। और जरूरत जब उनको मालूम लगा कि जो कर्नल जेम्स टोड थे, उन्होंने एक हमारे इतिहास के ऊपर कुछ किताबें लिखी है, तो फिर इसका बीड़ा उठाया गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कि भाई यार नहीं, इसके लिए तो अपन को, हाँ, इसका अनुवाद किया जाना चाहिए, ताकि ये उन्होंने क्या लिखा है यहाँ के इतिहास के बारे में वो सबको मालूम हो सके, और घर घर बच्चा बच्चा इस बात को अपनी मातृभाषा में इसको पढ़ सके। तो इस प्रकार से ये जो घटनाक्रम था, इसके बारे में मैंने बात की। अब इसके बाद की जो क्लास है, वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको वापस इसको पढ़ेंगे, घटनाक्रम को पूरे को, और आगे अपन इसी क्रम में चलते हुए नेक्स्ट सभ्यता, नेक्स्ट जो स्थल है, पुरातात्विक स्थल, उनके बारे में जानेंगे। बस आज के लिए इतना ही, और मैं विदा लेता हूँ आपसे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आप कंटिन्यू, अगर हमसे जुड़े हुए रहते हैं, तो आपकी इतिहास विषय की एग्जाम में जो चिंताएं हैं उसको हम पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। कोई भी चिंता इतिहास से संबंधित करने की आपको आवश्यकता नहीं है। हर घटनाक्रम को बहुत हर पहलू से, चाहे वो धार्मिक पहलू हो, चाहे वो सांस्कृतिक पहलू हो, चाहे वो राजनीतिक पहलू है, सारे पहलुओं से हम उन घटनाक्रमों को देखेंगे, और वो अपने लिए बहुत ही मज़ेदार होंगे। ठीक है, धन्यवाद।